फ्रेंड्स, 1939 से 45 का समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये समय था हिटलर की तानाशाही को खत्म करने का। किसी ने मैदान से ये जंग लड़ी तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने मैदान से बाहर जंग जीतने में अपना योगदान दिया। आज हम कुछ ऐसे ही जीनियस लोगों के बारे में बातें करेंगे जिन्हें भुला दिया गया, पर सच्चाई ये है कि अगर वो ना होते तो शायद ये जंग खत्म ही ना होती, जिसने युद्ध में लड़ने का नजरिया ही बदल दिया। ये मूवी एंड्रयू हॉर्स द्वारा लिखी बायोग्राफी एलन ट्यूरिंग द एनिग्मा पर आधारित थी। एलन ट्यूरिंग एक महान मैथमेटिशियन और क्रिप्टो एनालिस्ट था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन इंटेलिजेंस के सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड किया और ये जंग तय समय से लगभग 2 साल पहले ही खत्म करवा दिया, जिस वजह से लाखों जानें बच गई। लेकिन असामान्य बात यह है कि जिसकी वजह से हजारों जानें बची, सिर्फ 41 साल की उम्र में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतने बड़े युद्ध को खत्म करवाने वाले एलन ट्यूरिंग ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने युद्ध में अपना क्या योगदान दिया? फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज्ड मूवी जिसका नाम है द इमिटेशन गेम, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। समय है साल 1951 का। हम देखते हैं एलन ट्यूरिंग पुलिस कस्टडी में बैठे हुए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। दरअसल कुछ ही समय पहले पुलिस को एलन के पड़ोसी से ये सूचना मिली कि एलन के घर पे चोरी हुई है। 2 ऑफिसर एलन के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इवन प्रोफेसर ट्यूरिंग भी इस बात से मना करते हैं कि उनके घर पर चोरी हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एलन पर शक होता है। एक तो एलन के घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जासूसों की संख्या बढ़ गई थी। सीन चेंज हो जाती है। समय है साल 1939 का, जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ। हम ट्यूरिंग को ब्लेचली पार्क में एक इंटरव्यू के लिए जाते हुए देखते हैं, जहां कमांडर डेनिस्टन ट्यूरिंग की काबिलियत की वजह से एक सीक्रेट मिशन के लिए एक जॉब ऑफर करते हैं। साथ ही एनिग्मा मशीन के बारे में बताते हैं। कमांडर ट्यूरिंग को बताते हैं कि जर्मन्स अपने सीक्रेट मैसेजेस को भेजने के लिए एनिग्मा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जानकारी होती थी कि अगला हमला कब और कहाँ करना है, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस मशीन का तोड़ निकाल पाया हो। लेकिन ट्यूरिंग को ये लगता था कि वो इस मशीन का तोड़ निकाल सकता है। आगे हम देखते हैं कमांडर ट्यूरिंग को बाकी के सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाते हैं। हालांकि ट्यूरिंग अकेले ही काम करने में कंफर्टेबल है, पर मिशन में बने रहने के लिए उसे टीम के साथ काम करने के लिए राजी होना ही पड़ता है। यहाँ सभी को एनिग्मा मशीन दिखाया जाता है। सभी उसकी सेटिंग्स को समझते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इस मशीन में हर बार 159 मिलियन सेटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि जर्मन्स हर आधी रात को अपनी सेटिंग चेंज कर देते हैं, जिसे तोड़ने के लिए सालों लग जाएंगे। आगे हम देखते हैं सभी अपने अपने तरीकों से जर्मन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती। थककर ट्यूरिंग के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जाते समय वो ट्यूरिंग को बुलाते हैं, लेकिन ट्यूरिंग का जवाब उनको निराश करता है। उसके साथियों को लगता है कि ट्यूरिंग के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। इन सब लोगों से अलग ट्यूरिंग अकेले ही काम करता है और एनिग्मा को डिकोड करने के लिए एक मशीन डिजाइन करता है। उधर 1951 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ट्यूरिंग के मिलिट्री रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है, जिसे ट्यूरिंग ने ऑफिसर से छुपाया था। ऑफिसर सोचता है आखिर कोई अपना मिलिट्री रिकॉर्ड क्यों छुपाना चाहेगा। ट्यूरिंग के ऊपर ऑफिसर का शक बढ़ता ही जा रहा था। ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फेक अथॉरिटी लेटर लेकर ट्यूरिंग के सर्विस रिकॉर्ड के बारे में पता करने जाता है। इधर 1939 में ट्यूरिंग मशीन को बनाने के लिए सामान की एक लंबी लिस्ट लेकर कमांडर के पास जाता है, जिसे कमांडर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ट्यूरिंग के टीममेट्स की शिकायत की वजह से कमांडर नाराज है। कमांडर ट्यूरिंग को बताते हैं इसके लिए तुम्हें फंड प्राइम मिनिस्टर से ही मिल सकता है। ट्यूरिंग तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को तुरंत ही एक लेटर लिखता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मशीन बनाने के लिए फंड रेज कर देते हैं और साथ ही ट्यूरिंग को अपनी टीम का इंचार्ज भी बना देते हैं। इंचार्ज बनते ही ट्यूरिंग सबसे पहले अपनी टीम के 2 लोगों को निकाल देता है, क्योंकि ट्यूरिंग को लगता है कि एनिग्मा को तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। नाराज होकर बाकी के टीममेट्स भी वहां से चले जाते हैं। अब ट्यूरिंग को साल 1928 में अपने बोर्डिंग स्कूल का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें दूसरे बच्चे ट्यूरिंग को बुली करते हैं, लेकिन उसका दोस्त क्रिस्टोफर हमेशा उसे बचाता है और उसे मोटिवेट करता रहता है। हम वापस 1939 में आते हैं, जहां एक नई टीम बनाने के लिए ट्यूरिंग न्यूज़पेपर में एक बहुत ही डिफिकल्ट क्रॉसवर्ड पजल पब्लिश करवाता है। उसके नीचे लिखवाता है कि जो कोई उसे 10 मिनट में सॉल्व कर पाएगा उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफी सारे कैंडिडेट्स उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं
और टेस्ट के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ उन्हें और भी डिफिकल्ट पजल दिया जाता है जिसे ट्यूरिंग ने खुद ही 8 मिनट में सॉल्व किया था, लेकिन जॉन नाम की एक लड़की उसे सिर्फ 5 मिनट 34 सेकंड में ही पूरा कर देती है और इस तरह से 2 कैंडिडेट्स उस पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। आगे हमें फिर से ट्यूरिंग के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें क्रिस्टोफर और ट्यूरिंग साथ में बैठे हैं। क्रिस्टोफर की वजह से ही ट्यूरिंग को क्रिप्टोग्राफी में दिलचस्पी होने लगती है। साथ ही उसे क्रिस्टोफर के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी आने लगती है क्योंकि क्रिस्टोफर ही एक ऐसा था जो उसे समझता था और साथ ही ट्यूरिंग का झुकाव भी लड़कों की तरफ ज्यादा था। उधर 1940 में ट्यूरिंग को पता चलता है कि जॉन उसकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि उसके कंजर्वेटिव पेरेंट्स नहीं चाहते कि शादी की उम्र में लड़की घर से बाहर रहकर लड़कों के साथ काम करे और लोग उन पर उंगली उठाए। लेकिन ट्यूरिंग उसकी फैमिली को एक क्लरिकल पोस्ट के लिए मना लेता है जहाँ फीमेल स्टाफ काम करती थी और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी लेता है। जॉन के पूछने पर कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, ट्यूरिंग वही लाइंस दोहरा देता है जो कभी क्रिस्टोफर ने उसे बोली थी। ट्यूरिंग बोलता है, कई बार वही लोग जिन्हें कुछ लोग काबिल नहीं समझते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई ना कर सके। ये सुन के जॉन इंस्पायर्ड हो जाती है और जल्द ही ट्यूरिंग की टीम को ज्वाइन कर लेती है। उधर ट्यूरिंग के टीममेट्स कोई रिजल्ट न आने से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक टीममेट मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा टीममेट उसे रोक देता है। मशीन को जल्द ही काम में लाने के लिए ट्यूरिंग कुछ सीक्रेट मैसेजेस को छुपाकर जॉन के पास लेकर जाता है जिससे वो उसकी कुछ मदद कर पाए और साथ ही अपनी मशीन के बारे में बताता है कि वो एक यूनिवर्सल मशीन बना रहा है जो एक नहीं कई सारे काम कर सके, जिसे रीप्रोग्राम किया जा सके। मतलब वो एक डिजिटल कंप्यूटर बनाना चाह रहा था। अगली सुबह ट्यूरिंग ऑफिस पहुंचकर देखता है कि कमांडर उसके डेस्क की तलाशी ले रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है कि ट्यूरिंग एक सोवियत डबल एजेंट है और अंदर की खबर लीक कर रहा है। लेकिन तलाशी से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर में जॉन ट्यूरिंग से मिलने आती है। उसकी मौजूदगी से सभी ट्यूरिंग के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और उनका नजरिया भी ट्यूरिंग के लिए बदल जाता है। अगले दिन जॉन के कहने पर ट्यूरिंग सभी के लिए खाने के लिए एप्पल लेकर जाता है। अब मशीन को सेट करने में उसके टीममेट्स भी उसकी सहायता करते हैं। एक टीममेट ह्यूग ट्यूरिंग को मशीन में राउटर्स की पोजीशन में चेंज करने के लिए बोलता है। उसके कहने पर ट्यूरिंग मशीन की सेटिंग्स में बदलाव करता है और इस बार मशीन काम कर जाती है और कोड डिटेक्ट करने लगती है, पर काफी देर घूमने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। इधर कमांडर पर गृह मंत्रालय का दबाव आने से वो उस मशीन को बंद करने के लिए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस मशीन पर बहुत पैसा और समय बर्बाद हो चुका था। कमांडर आकर ट्यूरिंग को फायर कर देते हैं। तब उसके टीममेट्स बोलते हैं अगर ट्यूरिंग को निकाला जाएगा तो हम सब भी रिजाइन कर देंगे, जिससे मजबूरन कमांडर को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ता है। अब कमांडर उन्हें सिर्फ 1 महीने का समय देकर वहां से चले जाते हैं। उधर 1951 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चलता है कि ट्यूरिंग के घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे मर्दों के साथ उसका अवैध संबंध था और वो एक गे था। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेते हैं जो उस रात उसके साथ था। दरअसल होमोसेक्सुअलिटी उस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइम था। इधर 1945 में जॉन ट्यूरिंग को बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अब यहाँ काम करे क्योंकि अब वो 25 की हो गई है और शादी के लिए उसकी उम्र निकलती जा रही है। लेकिन ट्यूरिंग उसे बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है और बिना सोचे ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जॉन भी मान जाती है। जल्द ही दोनों सगाई कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक पार्टी के दौरान जॉन की एक फ्रेंड से बात करते हुए ट्यूरिंग को एक आइडिया आता है, जिसे भागकर वो अपनी मशीन के पास जाता है। उसके टीममेट्स भी भागते हुए इसके पीछे आते हैं। ट्यूरिंग मशीन में कुछ सेटिंग्स चेंज करता है और थोड़ी ही देर में मशीन जर्मन मैसेजेस को डिकोड कर लेती है और जब वो उसी सेटिंग्स के साथ उस डिकोड मैसेज को एनिग्मा मशीन में डालते हैं तो उन्हें एक्चुअल मैसेज मिल जाता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर उन्होंने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि करंट मैसेज के हिसाब से जर्मन यू बोट अगले 20 मिनट में ब्रिटिश पैसेंजर कॉन्वे पर हमला करने वाले थे। ह्यूग बोलता है कि हमें कमांडर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ट्यूरिंग उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि इसे जर्मन्स को ये पता चल जाएगा कि ब्रिटिश ने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया है और वो दोबारा से उसकी सेटिंग्स चेंज कर देंगे और उनकी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि छोटे मोटे हमले नहीं रुकवाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ट्यूरिंग और जॉन MI6 एजेंट स्टीवर्ट से मदद मांगने जाते हैं ताकि वो एनिग्मा के डिकोड करने पर कोई झूठी खबर बनाकर फैला सके, जिससे कि जर्मन्स को इस इंफॉर्मेशन के पीछे असली सोर्स का पता न चल सके। स्टीवर्ट मान जाते हैं। अब ट्यूरिंग को अपने ऑफिस में कुछ उठाते हुए कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे ट्यूरिंग को ये पता चल जाता है कि आखिर सोवियत एजेंट कौन है
और वो है क्रेन क्रॉस। लेकिन क्रेन क्रॉस उल्टा ही ट्यूरिंग को ही उसके गे होने पर उसे ब्लैकमेल करता है, जिसे ना चाहते हुए भी ट्यूरिंग को अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि निराश ट्यूरिंग जॉन के घर उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे जॉन की जगह MI6 एजेंट स्टीवर्ट दिखता है। ट्यूरिंग उसे बताता है कि क्रेन क्रॉस ही जर्मन एजेंट है, लेकिन ये जान के ट्यूरिंग और भी सरप्राइज हो जाता है कि स्टीवर्ट को ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी। स्टीवर्ट बोलता है कि मैंने ही उसे यहाँ अपॉइंट किया था। ट्यूरिंग को जॉन की सेफ्टी की चिंता हो जाती है। ट्यूरिंग जॉन को वहाँ से दूर भेजने के लिए अपने गे होने का राज उजागर कर देता है, ताकि वो उससे नफरत करे और वहाँ से चली जाए। लेकिन जॉन बोलती है, मुझे हमेशा से शक था, लेकिन हम एक दूसरे को जैसे भी हैं चाहते हैं। हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को खुश रखेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है और तुम्हें मेरी। लेकिन ट्यूरिंग बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मैंने कभी तुम्हारी परवाह की ही नहीं, मुझे बस एनिग्मा तोड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। अब वो काम पूरा हो चुका है तो तुम जा सकती हो। जिससे नाराज होकर जॉन ट्यूरिंग को एक थप्पड़ मार के चली जाती है। अब इसके 2 साल बाद ट्यूरिंग और उसकी टीम की वजह से ये जंग खत्म हो जाती है। सभी टीममेट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो उस जंग का हिस्सा थे जिसमें जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वो ऐसा करने में कामयाब रहे। आगे हम देखते हैं स्टीवर्ट ने सभी की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो सभी को बोलता है, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि ये एक सीक्रेट मिशन है जो पूरा हो चुका है, तो आप सभी को अब जाना होगा। मगर जाने से पहले आपको सरकार का एक काम करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दो, सब जला दो, सबका नामो निशान मिटा देना होगा। तुम लोग कभी मिले ही नहीं, तुम लोगों ने कभी भी एनिग्मा का नाम ही नहीं सुना। सभी अपने अपने घर चले जाओ। और सुनो, मैं आशा करता हूँ कि मुझे तुमसे जिंदगी में दोबारा मिलने की जरूरत ही ना पड़े। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम वापस 1951 में आ जाते हैं। हम वही सीन देखते हैं जहाँ ट्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बैठा है। ऑफिसर को ये सब बातें सुन के ट्यूरिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। ट्यूरिंग ऑफिसर से पूछता है, अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ? क्या मैं एक वॉर हीरो हूँ या एक क्रिमिनल हूँ मैं? इसके बाद ट्यूरिंग पर गे होने का मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें वो गिल्टी करार दिया जाता है। दरअसल उस दौरान होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम माना जाता था। उसे 2 ऑप्शन दिया गया, एक वो 2 साल की सजा काटे, दूसरा हार्मोनल चेंज ट्रीटमेंट ले, जिसे केमिकल कैस्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्रिस्टोफर के पास रहने के लिए ट्यूरिंग ट्रीटमेंट का रास्ता चुनता है। यहाँ ट्यूरिंग के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस बुलाता है और बोलता है, क्रिस्टोफर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से नन्हे ट्यूरिंग के दिल पर गहरा धक्का पहुंचता है, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करता और इससे हमें पता चलता है कि उसने अपने पहले प्यार की याद में अपने मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा था। प्रेजेंट में हम जॉन को देखते हैं। अब वो शादीशुदा है और ट्यूरिंग की खबर पढ़कर उससे मिलने आई है। वो देखती है ट्यूरिंग फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल है। उसे पता चलता है ट्यूरिंग हार्मोनल थेरेपी ले रहा है। बातों बातों में ट्यूरिंग के सब्र का बांध टूट जाता है और जॉन के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। ट्यूरिंग को संभालते हुए जॉन बोलती है, तुम जानते हो, आज सुबह मेरी ट्रेन जिस शहर से गुजरी वो मौजूद ही नहीं होता। अगर तुम नहीं होते, मैंने एक आदमी से टिकट खरीदा जो शायद मर गया होता। अगर तुम नहीं होते, मैंने अपने काम के बारे में पढ़ा, वो पूरी की पूरी साइंटिफिक इंक्वायरी जो तुम्हारी वजह से मुमकिन हुई। ये दुनिया एक बेहतर जगह ना होती अगर तुम ना होते। और आखिर में उसी की लाइंस रिपीट करती है कि कई बार वही लोग जिन्हें कुछ लोग काबिल नहीं समझते, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट के 1 साल बाद 7 जून 1954 को 41 साल की उम्र में एलन ट्यूरिंग ने सुसाइड कर लिया। 1885 से 1967 के बीच लगभग 49,000 लोगों को ब्रिटिश लॉ के तहत होमोसेक्सुअल होने पर सजा दी जा चुकी थी। ट्यूरिंग के मरने के काफी साल बाद 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें पोस्टह्यूमस रॉयल पार्डन दिया और उसकी अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे सम्मानित भी किया गया। ये कहानी एक सीधे साधे इंसान की है जिसने उस वक्त की सबसे मुश्किल पहेली को हल किया और एक ऐसी मशीन बनाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसका इस दुनिया से जल्दी चले जाना एक ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।